एक महिला का शो मिला जिसके बाद से विपक्ष का आज हो हंगामा सदन में देखने को मिला, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि इस घटना की जानकारी मुझे नहीं है। बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार भड़क गए और विपक्ष के विधायकों से हंगामा नहीं करने की उन्होंने अपील की और कहा कि इस मामले में गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम नीतीश ने विपक्ष के विधायकों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो बैठ जाएं और हंगामा न करें। उसी समय सबको कहते हैं, किसी भी राज्य में आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, अब वहां के डीएम से बहस लो। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज अरे अब छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं, बैठ जाइए करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। इधर बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने कई मुद्दों पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, पोस्टर लिए हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, जिसकी तस्वीर सामने आई है। बता दें कि विपक्षी विधायकों ने राज्य में आउटसोर्सिंग नौकरियों में आरक्षण लागू करने की मांग की और जोरदार प्रदर्शन किया। बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की जा रही है। बिहार में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की जा रही है और जिसमें जो रिजर्वेशन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था है, वह लागू नहीं किया जाता है। यह बिहार की जनता के साथ धोखा है और देश का कानून यह कहता है कि किसी भी विभाग में कोई भी सरकारी काम करने के लिए जो बहाली निकले उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। लेकिन एक नया प्रचलन है आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाखों लोग को बिहार सरकार ने बहाल किया है जिसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। और रांची से बड़ी खबर, जहां बरियातू में फायरिंग हुआ है। बताया जा रहा है कोयला कारोबारी के ऊपर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के बाद से उस इलाके में दहशत है और इस मामले को लेकर के अब पुलिसिया छानबीन भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि कोयला कारोबारी पर यहां पर फायरिंग हुई है। गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। विपिन मिश्रा पर घर के बाहर ही हमला हुआ है। ग्रीन सिटी के पास गोली चली है। करीब 5 से ज्यादा राउंड फायरिंग की बात सामने आई है। तो विपिन मिश्रा पर घर के बाहर हमला हुआ है। रांची से बड़ी खबर, जहां बरियातू में इस घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रीन सिटी के पास गोली चली है। कोयला कारोबारी पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। तो ताबड़तोड़ गोलीबारी यहां की गई है। करीब 5 से ज्यादा राउंड की फायरिंग ग्रीन सिटी के पास अपराधियों ने की है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बरियातू में फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। कोयला कारोबारी पर फायरिंग की गई है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट वहां से? कोयला कारोबारी जो विपिन मिश्रा हैं, उनके ऊपर ये फायरिंग की गई थी और करीब आधा दर्जन से ज्यादा राउंड जो है अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है उनके गार्ड के द्वारा की गई है, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हुए हैं। जो जानकारी है, जो एक व्यक्ति घायल हुए हैं, इस घायल की स्थिति फिलहाल नाजुक है। मेडिका अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर इलाज किया जा रहा है। 2 गोली लगने की बात जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल इसके पीछे किन अपराधियों का हाथ है, ये फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि चान्हो थाना क्षेत्र में भी 2 दिनों पहले अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई जरूर की, 4 अपराधियों को पकड़ा, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की गई वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। वहीं आज फिर दिन दहाड़े अगर बात की जाए तो
महज घर से चंद कदमों की दूरी पर ये फायरिंग जो है वो कोयला कारोबारी पर हुई है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बिहार का जो सुधा का प्रोडक्ट है वो अब लोकल से ग्लोबल बन चुका है, यानी कि अब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब ग्लोबल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बिकेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कंसाइनमेंट है उसको हरी झंडी दिखाई और रवाना किया, जिसकी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाई। सुधा का डेयरी उत्पाद अब अमेरिका, कनाडा और सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को लेकर कहा है कि तेजस्वी सोच भी कैसे सकते हैं कि वे अमित शाह, नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। अपने को युवा मान करके और सशक्त समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा एक वो ही हैं क्या? और ये कैसे समझते हैं कि अमित शाह जी, नीतीश कुमार या अन्य कोई के बाद उनकी जगह यही लोग पकड़ लेंगे, ले लेंगे? या बहुत से युवा ऐसे हैं जो आने के मार्ग में है, आवेंगे, जो एनडीए फोल्ड में हैं। और विधान परिषद में नीतीश कुमार बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप फिर जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। आप लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे, हाउस को ऑर्डर में सुनिए ना भाई, आप मेरी बात सुनिए। 3 आदमी खड़े हो गए, यही भाई सभा केवल उर्मिला जी बोल रहे हैं, आप लोग की बात नहीं आई। सभापति महोदय, जो महिलाओं के शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बागडोर संभाली है, आप ये समझिए कि 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी, 2024-23 में साक्षरता 76% है। आपने बोला तो दूसरे को भी आप जवाब देने का मौका दीजिए। आप जवाब सुनना नहीं चाहते? आपका भी जवाब हम देंगे, सुनिए। 2003 में महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी और जब पुनः सर्वे कराया गया 2023 में तो वो 74% थी। दूसरे कि जो बजट का आकार था 2005 में वो करीब 1500 करोड़ था और आज आपने देखा होगा पिछले साल भी 50,000 करोड़ से ज्यादा था, इस साल भी 60,000 करोड़ से ज्यादा है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, कि जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, ये सारी मिड डे मील योजना इससे लागू हुए तो पूरे बिहार का परिदृश्य, मेरी बात सुनिए, पूरे बिहार का परिदृश्य बदल गया। आप जिस तरीके से लड़कियां, महिलाएं जाती हैं कॉलेजों में, आप देख लें कि किस तरीके से उन्हें उत्थान योजना इत्यादि के। दूसरी बात है कि आप सुनिए तो बोलिएगा ना, आप सुन नहीं रहे। ये जो +2 हर एक पंचायत में लाया गया, उसका यही मकसद था। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, अभी लोग बढ़ नहीं, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। और 144 पर निवेदिता थी, श्रीमती निवेदिता सिंह। मैं एक विषय यहाँ माननीय सभापति महोदय, उत्तर आ गया है। हाँ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, तो एक दरभंगा का विषय है जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। आज जिस तरह से महिलाओं का विकास, माननीय उर्मिला जी आप सदस्य हैं, अगर मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने की भी कोशिश करें।
तो देखिए, विधान परिषद में भी महिला हिंसा को लेकर के विपक्षी तरफ से हंगामा किया जा रहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने भी समझाने की कोशिश की कि आप लोग जिस पार्टी के साथ हैं उन्होंने महिलाओं का कितना सम्मान किया है। बढ़ेंगे आगे और देखिए, हम बात कर रहे थे जीतन राम मांझी के बयान की, जिस पर सियासत गर्म है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को यह भी कह दिया है कि वो नीतीश कुमार से भी बूढ़े हैं। उनको बूढ़ा बोल रहे हैं ना, उनसे बूढ़ा तेजस्वी जी हैं। अच्छा, कारी बोल रहे हैं जो हम प्रतिवाद में लगा है, बोल देंगे। सरकार का जो नियम है वही ठीक है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को कोई बूढ़ा बोलता है तो बूढ़े के बयान पर कहा है कि सबसे पहले लालू प्रसाद का तेजस्वी यादव अपमान कर रहे हैं। बूढ़े का अपमान करेंगे तो सबसे पहले अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। अगर वो बूढ़े का अपमान करेंगे तो सबसे पहले अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। तेजस्वी यादव जी परिवारवादी और वंशवादी राजनीति के प्रतीक है। वो भला युवाओं के आइकन कब से हो गए? हमें जो जानकारी है 12 बजे के बाद ही तेजस्वी यादव जी एक्टिव होकर लोगों से मिल भी पाते हैं। जनता से कहां रूबरू होते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना भी एक पहाड़ काम होता है। वो भला नीतीश कुमार जी को टक्कर कब से देने लग गए? जीतन राम मांझी जी, आप तेजस्वी जी के प्रति जिस तरह का विचार रखते हैं यह आपका व्यक्तिगत सोच हो सकता है और आप भी जाने अनजाने इन बातों को स्वीकार कर लिए कि युवा सोच और युवा नेतृत्व मजबूत ताकत वाला होता है और हर दिन बेहतर करता है। लालू प्रसाद यादव के एक नाकाबिल उत्तराधिकारी तेजस्वी के पास न कोई टैलेंट है न कोई सोच है। प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बोलते भी कागज देख के हैं। तेजस्वी, मेरी आपको एक सलाह है। सबसे पहले तो आप अपने से, अपने परिवार और अपने परिवार के कुशासन का बैगेज उतारें। उसके बाद ही प्रूफ करने का भी आपको मौका मिलेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। तेजस्वी यादव, आप अमित शाह और नीतीश कुमार जी की जगह भी लेना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा पालन करते हैं अपने पिता लालू प्रसाद जी का। तो छवि को बेदाग रखना होगा। और आप कैसे गुरु चुनते हैं, आपके अगल बगल का माहौल क्या होता है, आपको जनता के प्रति आपका समर्पण क्या है, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हम उनकी जगह नहीं ले सकते हैं। नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि बूथ तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव तक में नहीं है। बैठाने को कार्यकर्ता क्या कांग्रेस पार्टी में संपूर्ण बिहार में एक भी ऐसा क्षेत्र है जहां बैठा हो? देखिए, जनता छोड़ दिया है। अब कांग्रेस की विचारधारा से ही जनता पूरे भारत में अलग हो चुकी है। भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी हर हाल में ज्योति चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी अभी ये साफ नहीं है, किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर कहीं से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगी। बता दें कि औरंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि अभी उन्होंने ये तय नहीं किया है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी वो चुनाव लड़ेंगी। साथ ही ज्योति सिंह ने कहा कि अगर उनके पति पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए भी प्रचार करेंगी। कर रहा है, जो भी दावेदारी कर रहा है उससे आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद इस बात का भी स्पष्ट जवाब आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी खुद पार्टी नहीं डिसाइड कर पा रही है कि किस खाते, मतलब किस क्षेत्र में कौन से पार्टी में किस खाते में टिकट जाने वाली है कहाँ की। तो फिर अभी मैं भी तो दावेदारी कर रही हूँ, तो मैं कैसे क्लियर कर दूँ? अगर क्या टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी आ सकती है? जी, मैं अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, एक दिन पहले पवन सिंह भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं जी, क्या वह भी चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी है? इस बारे में देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैंने भी देखा है उनका वो वीडियो। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव तो देखिए कोई भी लड़ सकता है। मैं भी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भी दावेदारी दिखाई है और मैंने भी चुनाव लड़ने की बात कही है। तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है और पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो बहुत खुशी होगी मुझे अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो। और मैं जैसे पीछे पहले उनके साथ रही हूँ, आगे भी मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।